दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में, और यहाँ पर हम बात करेंगे चीन में हिंदी की क्या स्थिति है। आज हमारे विशेषज्ञ हैं हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी। लोहनी सर चीन में अध्यापन कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा अनेक देशों में विश्व के अध्यापन कार्य से वो जुड़े रहे हैं, कार्य किया है उन्होंने वहां पर, और वो जमीनी स्तर पर बता सकते हैं कि चीन में हिंदी की स्थिति क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि चीन में विश्वविद्यालयों के साथ साथ जो अन्य शैक्षणिक संस्थान है और जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें हिंदी की क्या स्थिति है। धन्यवाद सुमित जी। पहले तो ये समझना है कि चीन को हिंदी की जरूरत क्या है और हिंदी शिक्षण क्यों शुरू किया उन्होंने। सन 1942 में चीन में सबसे पहले हिंदी शिक्षण की शुरुआत हुई, तब विश्वविद्यालय में नहीं, एक स्कूल के तौर पर। धीरे धीरे हिंदी शिक्षण वहाँ बढ़ा और अब वहाँ पर 17-18 विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण का कार्य हो रहा है। उसमें शिक्षण है, शोध भी है, और ये जो विश्वविद्यालय हैं वे विश्वविद्यालय चीन के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी अध्यापन का कार्य हो रहा है। कारण ये था कि चीन में पड़ोसी देश होने के नाते भारत को लेकर सामरिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर और व्यापारिक उद्देश्यों से भी हिंदी या भारतीय भाषाओं की उनको जानकारी होनी चाहिए थी, ऐसा उनका विचार रहा होगा। और चूंकि जो सीमाएं चीन से हमारी हैं उनकी लंबाई बहुत अधिक है और हमारे सैनिकों से लेकर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक का एक लंबा संबंध रहा है चीन से, तो इसलिए ये जो भाषा का संबंध था इससे था। हिंदी शिक्षण जब शुरू हुआ बीजिंग में 1942 में, उसके बाद ये क्रमशः चीन के प्रमुख विश्वविद्यालय जो भाषा के हैं, क्वांगतोंग जो पूर्वी है, या शियान जो पश्चिमी हिस्सा है, या बीजिंग उत्तरी हिस्सा है, या संघाई पूर्वी हिस्सा है, तो इन सब स्थानों पर महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में, भाषा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी। जो दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र हैं उनमें भी काफी भारतीय लोग होते हैं, शिक्षक और विदेशी भी, वहां भी भाषाओं को लेकर चर्चा होती है। लेकिन विशेष तौर पर भाषा विभागों की स्थापना 2000 के बाद तीव्रता से हुई। 2010 के बाद भी अनेक संस्थाओं में हिंदी विभाग खुले और आज के दिन वहां पर लगभग 16-17 विश्वविद्यालयों में अलग अलग स्तर पर हिंदी पढ़ाई जा रही है। एक विशेष विश्वविद्यालय जिसे हम कह सकते हैं बीजिंग, जहां पर पीएचडी का कार्य भी हो रहा है हिंदी में, संस्कृत में, तमिल में। और भारतीय भाषाओं को लेकर के जो संस्कृत के प्रति रुझान है वो भी वहां देखा गया। तो हिंदी को जानने के लिए भी लोग संस्कृत पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अभी स्नातक स्तर पर लगभग 18 विश्वविद्यालयों में, स्नातकोत्तर स्तर पर 5-6 विश्वविद्यालयों में और पीएचडी के स्तर पर एक विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापन हो रहा है। जो आपने ये पूछा था कि प्राथमिक स्कूलों में भी, वहाँ हिंदी की कोई पुरानी परंपरा नहीं है, लेकिन चीन में जो संघाई के पास में एक पब्लिक स्कूल है, अभी मुझे नाम याद उसका नहीं आ रहा है, तो वहाँ प्राथमिक शिक्षा में उन्होंने हिंदी पाठन शुरू किया था। जब मैं चीन में था 17, 18, 19 में, उन दिनों वहाँ पर हिंदी अध्यापन शुरू हुआ था। उसमें भारतीयों के बच्चों के अलावा जो विदेशी थे उनके बच्चे भी हिंदी पढ़ रहे थे, तो एक संख्या उसकी है। लेकिन चीन में अभी प्राथमिक स्तर पर हिंदी अध्ययन नहीं हो रहा। जी सर, हिंदी जो चीन में पहुंची है वो अनुवाद के माध्यम से पहुंची है या अन्य जो माध्यम है, विशेष रूप से हम सिनेमा की बात करें, फिल्मों के माध्यम से पहुंची है, तो इस पर थोड़ा सा बताइए सर। हिंदी की जो शुरुआत हुई वो तो शिक्षण से हुई। अनुवाद के काम धीरे धीरे शुरू हुए, तो संस्कृत अनुवाद काफी हुआ। लगभग इस समय 300 से अधिक हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों का, मूल पुस्तकों का, महत्वपूर्ण पुस्तकों का बल्कि मैं कहूँगा, अनुवाद हुआ, जिसमें कालिदास के पुस्तकें हैं, या सूरसागर है, सूरदास से जुड़ी हुई, तुलसीदास की रचनाएं हैं, या कामायनी से लेकर के जो प्रमुख कविताएं हैं हिंदी कविता की, या नाट्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण नाटक, हिंदी साहित्य का इतिहास या व्याकरण जो हिंदी का है वो, या आधुनिक कवियों में भी अनेक रचनाएं जो साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत हैं, जो महत्वपूर्ण संस्थाओं से प्रकाशित हैं, ऐसी रचनाओं का वहां पर अनुवाद हो रहा है। तो एक तरह से अनुवाद तो हुआ, लेकिन वो बाद में जब लोगों को लगने लगा कि शिक्षण मात्र इस बात पर नहीं हो सकता कि भारतीय भाषाओं में ही आप केंद्रित कर देंगे, लेकिन हमारे मतलब चीनी नागरिकों को अगर हिंदी नहीं आती है तो उनको जब तक अनुवाद समझ में नहीं आएगा कैसे वो पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ, हमें एमए के विद्यार्थी को चीनी में प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचना
पढ़ानी थी, उपन्यास गोदान। तो गोदान का अनुवाद भी वहां पर पहले हो गया चीनी में। तो हम विद्यार्थी को हिंदी में पढ़ाते थे और अनुवाद के तौर पर, और चीनी की पुस्तक भी उनको मिल जाती थी अनुवाद में। तो उपन्यास को समझने के लिए जहां पर उसको कुछ दिक्कतें आ रही है तो अनुदित पुस्तक पढ़ लेते थे। आजकल भी जैसे कई प्रोजेक्ट चीनी विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं, जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है दिल्ली में, और जो हमारा साहित्य अकेडमी है दिल्ली में, उनके सहयोग से, उनके साथ, और कुछ वहां पर बीजिंग में जो पीकिंग विश्वविद्यालय है उसमें दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र है, वहां पर इस अनुवाद का काम हो रहा है। तो हिंदी से चीनी और चीनी से हिंदी दोनों में। एक बड़ा काम इस दौर में ये हुआ कि जो भारतीय प्रोफेसर थे वहां पर कई लोग गए, जो चीनी प्रोफेसर थे उनके साथ उन्होंने काम किया, लेकिन शुरुआती जो शब्दकोश निर्माण हुए थे वो काम हुए रूसी में जो हिंदी से अनुवाद गया था वहां से। लेकिन अब इधर पिछले 8-10 वर्षों में चीन के कई प्राध्यापकों ने एक टीम बना करके सीधे हिंदी से शब्दकोश निर्मित किया है, जो हिंदी और चीनी में है और चीनी से हिंदी में है। और ऐसे भी वहां पर शब्दकोश बने जो चीनी, हिंदी, अंग्रेजी 3 माध्यमों में, जिसमें चीनी शब्द के साथ साथ पिक्टोरियल भी है उनमें एक शब्दकोश में मैंने भी कुछ दिन काम किया, जो संघाई के विभाग द्वारा निकाला गया, हिंदी विभाग द्वारा। तो एक तरह से हिंदी शिक्षण की तैयारी के लिए वहां पर शब्दकोश निर्माण, व्याकरण के अनुवाद, साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद, भाषा की जरूरी पुस्तकों का अनुवाद, वो सब हो रहा है और हुआ है। और पृष्ठभूमि में संस्कृत के अनुवाद ने भी उसमें बड़ी मदद की है। जी जी सर, जब हिंदी के लिए आपने कहा कि वहाँ 17 से 18 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, कुछ स्कूली स्तर पर भी हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो क्या वहाँ के मूल निवासी जो चीनी लोग हैं वही शिक्षण कार्य करते हैं या भारत या अन्य देशों से भी वहाँ हिंदी शिक्षण के लिए लोग जाते हैं? जी, ये हमारे यहाँ जिज्ञासा का सवाल होता है अक्सर कि पढ़ता कौन है हिंदी और पढ़ाता कौन है। तो हिंदी पढ़ने वाले तो वहाँ पर 99% चीनी विद्यार्थी हैं, बल्कि 100% भी हो सकते हैं एक स्तर पर, क्योंकि अलग अलग जो चीन के महत्वपूर्ण शहर हैं वहाँ पर, जैसे अकेले बीजिंग में 3 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो इसका मतलब इतने विद्यार्थी वहाँ पर स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी पढ़ने की रुचि रखते हैं, उनको जॉब की संभावना है। ऐसे ही जो शियान है या खुनमिंग है या क्वांगतोंग है या संघाई है, जो महत्वपूर्ण शहर हैं चीन के, और उनके जो महत्वपूर्ण केंद्रीय सरकार के विश्वविद्यालय वहाँ या वहाँ के राज्यों के विश्वविद्यालय, उनमें भी हिंदी पढ़ाई जा रही है। पढ़ाने वाले लोग कौन है? ये वे लोग हैं जो चीन में ही पहले विद्यार्थी बने, उन्होंने स्नातक स्तर पर पढ़ी, फिर उन्होंने स्नातकोत्तर किया, वो पीएचडी के कार्य भी करते रहे, अनुवाद के काम करते रहे। चीन में जो बेसिक दक्षता चाहिए विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की, जो जो उसमें दक्ष होते गए उनको वो शिक्षण कार्य में शामिल करते रहे। जैसे संघाई में जब मैं था, जो विद्यार्थी उस समय एमए कर रही थी, अब वो उसी विभाग में वो हिंदी की अध्यापक है। वो मास्टर कोर्स करने के बाद उसने आगे की शिक्षा के लिए जो वहाँ के नियम है उसके अनुसार काम किया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि वो ये देख रहे होते हैं कि शिक्षण कार्य के लिए कहाँ कहाँ लोग चाहिए। तो चीन में मेरे ख्याल से इस समय कम से कम होंगे जो मूल तौर पर चीन में पैदा हुए, वो 50-60 से भी अधिक लोग, जिनमें बहुत सारे युवा शिक्षक हैं, वो हिंदी स्वयं पढ़ा रहे हैं। और कुछ उसमें बुजुर्ग अध्यापक भी हैं। मतलब एक समय से चीन में 4th-5वीं पीढ़ी तक हिंदी पढ़ाने वालों की है इस समय। और जो शुरुआत में बीजिंग के विद्यार्थी थे, वो लगभग इस समय चीन के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्यापक हैं। वे लोग करते ये हैं कि स्नातक स्तर पर अपने यहाँ पढ़ते हैं, फिर जब स्नातकोत्तर शिक्षा लेते हैं तो भारत में या किसी ऐसे देश में जहां पर उनको हिंदी पठन पाठन की अतिरिक्त सुविधा मिले, बोलने वाले लोग मिले, वहां भी जाते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी विदेशों में अन्य जगहों पर भी जाते हैं। लेकिन बीएचयू में, जेएनयू में, डीयू में, भारत के अनेक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में या केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी वहां से आते हैं, और वो हिंदी सीखते हैं एक तरह से। उसकी बोलचाल का स्वरूप भी सीखते हैं, व्याकरणिक स्वरूप भी सीखते हैं, फिर लिखने का भी सीखते हैं, और उसके बाद वो जब दक्ष हो जाते हैं तो उनको फिर अपनी उपाधि मिलने के बाद वहां पर शिक्षण का कार्य भी मिलता है। जी जी सर, वहाँ हिंदी को लेकर मीडिया में, खासतौर से हम पत्रकारिता की बात करें, रेडियो टीवी की बात करें, वहाँ हिंदी किस रूप में प्रयोग हो रही है? मैं जब चीन में था तो मुझे वहां पर पहली बार ये पता चला सन 1960 में, वहां पर चाइना रेडियो शुरू हुआ। चाइना की जो सर्विस है, रेडियो सेवा, वो चीन में तब तक भी चलती रही जब भारत चीन के बीच में 65 में बड़ा विवाद हुआ, और काफी लंबे समय तक चीन और भारत के बीच में काफी राजनयिक हिस्से में भी एक तरह से काफी असुविधा महसूस करते थे लोग। लेकिन चीन ने वो सेवा बंद नहीं की। वहां उस समय उन्होंने नेपाल से कुछ लोग बुला लिए, और कुछ चीनी लोग तब तक दक्ष हो गए थे। और अभी भी वहां पर जो चीन की हिंदी सेवा है
जो रेडियो और टेलीविजन दोनों तरह के उत्पादन कर रही है, जो वेबसाइट भी चलाती है, उसमें करीब 12-13 लोग हैं, जिसमें 3 या 4 लोग भारतीय लोग भी हैं। जब मैं था तब 3 लोग थे वहां पर जो कार्य कर रहे थे, और वे लोग जो चीन में हिंदी के पत्रकार हैं एक तरह से, वे भारत चीन संबंधों पर, भारतीय सांस्कृतिक विषयों पर, या भारत के बाकी जो प्रतियोगिता है चीन से अनेक विकास के हिस्से में, उन विषयों पर भी काम कर रहे हैं। कुछ पुस्तकें इस बीच आ गई इस तरह की, और जैसे कुछ लोगों ने वहां पर स्थानीय स्तर पर पत्रिकाएं अपने स्तर पर बनानी शुरू की। सोशल मीडिया में हिंदी काफी है इस समय, वहां पर काफी लोग, चीनी विद्यार्थी भी, भारतीय लोग भी और चीनी शिक्षक भी हिंदी में भी आपस में बातचीत करते हैं। इस माध्यम से भी हिंदी वहाँ सोशल मीडिया में है, और भारतीयों के जो समूह हैं उनमें तो सोशल मीडिया में हिंदी कई तरह से दिखाई देती है। जी जी जी। सर, भारतीय सांस्कृतिक परिषद हिंदी के पठन पाठन में किस तरह से सहयोग करती है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, हमारा विदेश मंत्रालय का एक जो कार्य है वो ये है कि हम भारत की जो सॉफ्ट पावर है, सांस्कृतिक ताकत है, उसको दुनिया तक पहुंचाएं। तो उसमें एक काम शिक्षण भी है, वो अन्य भी कई तरह के काम करते हैं, लेकिन शिक्षण के हिस्से में दुनिया के लगभग महत्वपूर्ण देशों में हिंदी की चेयर स्थापित हुई, और अन्य विषयों की भी चेयर स्थापित हुई। तो उनमें चीन में 4 चेयर थी जब मैं वहां पर था। पीकिंग विश्वविद्यालय में एक थी, एक संघाई में थी, एक क्वांगतोंग में थी, और एक शेंजन विश्वविद्यालय में थी। और इस समय मेरे ख्याल से जो कोरोना के बाद और बाद में जो कुछ राजनीतिक विवाद बने, उनकी वजह से वो चेयर उस तौर पर काम नहीं कर पा रही हैं। लेकिन चीन के जो अनेक विश्वविद्यालयों में शिक्षक हैं, उनमें कई भारतीय हैं अभी भी, जो ICCR द्वारा अपॉइंटेड नहीं है। वो चीन के विश्वविद्यालयों ने स्वयं ही अपने यहाँ नियुक्त किए हुए हैं। और उसके अलावा वो जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध लोग हैं जो हिंदी ठीक से बोल पढ़ा सकते हैं, उनको भी अपने विद्यार्थियों से जोड़कर हिंदी शिक्षण का कार्य करते हैं। लेकिन जो ICCR का काम है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का, और एक MOU के तहत होता है। वो विश्वविद्यालय हमारे विदेश मंत्रालय से जो जुड़े हुए हमारे संस्थाएं हैं, जैसे दूतावास है या हमारे जो कॉन्सुलेट है, कौंसलावास है, उनके अधिकारियों के साथ अपनी आवश्यकता बताते हैं। भारत सरकार के बीच और उनके बीच, विश्वविद्यालय के बीच MOU होता है, उसके तहत शिक्षक भेजा जाता है भारत सरकार के द्वारा, और स्थानीय सुविधाएं वो विश्वविद्यालय देता है, लेकिन जो बाकी वेतन आदि है वो हमारी भारत सरकार देती है। तो एक तरह से ऐसा अन्य देशों के साथ भी हमारा है, चीन में ही नहीं बल्कि ICCR के माध्यम से विश्व भर में हिंदी का प्रचार प्रसार इस तौर पर हो रहा है। जी जी। जो सर प्रवासी लोग वहां पर रह रहे हैं चीन में, वो हिंदी को आगे बढ़ाने में किस रूप में योगदान देते हैं? जी, जैसे मैं संघाई में था और मुझे अन्य जगहों की भी बात पता है कि जहाँ भी भारतीय लोग हैं वे अपनी जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो बनाते हैं। वहाँ हिंदी में लेखन प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं, इसके अलावा जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण की कक्षाएं हैं वो भी चलाते हैं कई लोग। जो सांस्कृतिक संस्थाएं बनती हैं वहाँ पर, वहाँ साल भर बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं। जैसे मुझे ध्यान है कि संघाई में कम से कम दर्जन भर भारतीयों की संस्थाएं होंगी, जिनमें कुछ तो सीधे कॉन्सुलेट से जुड़ी हुई संस्थाएं, जैसे AI थी वहां पर, IA थी जो इंडियन एसोसिएशन। इसके अलावा भारतीय कम्युनिटी एक संस्था थी, वो भी बड़े कार्यक्रम करती थी। इसके अलावा राज्य स्तर पर कई लोगों ने राज्य के निवासियों और भाषा को लेकर के भी बनाई थी संस्थाएं। तो वे सब लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। उनमें भारतीय और चीनियों के अलावा जो अन्य देशों के नागरिक वहां पर हैं उनको भी शामिल करते हैं। उनके भी सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके बीच कराए जाते हैं, भारतीयों के बीच। और मुझे ध्यान है कि भारत के जितने भी वादन और गायन और नृत्य कलाएं हैं उनके कार्यक्रम वहां पर होते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक संस्थाएं कराती हैं। उनमें हिंदी की भी माध्यम से बातचीत होती है, और हिंदी गीत और हिंदी नृत्य के तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। मेरे समय में भी वहां पर रहते हुए कई ऐसे जो गायक हैं हिंदी फिल्मों के, जैसे कैलाश खेर वहां आए थे, सोनू निगम वहां पर आए थे, और भी कई गायक जिन्होंने वहां पर लाइव प्रोग्राम दिए थे, और जिसमें सैकड़ों लोग भारतीय और विदेशी शामिल होते हैं। तो एक तरह से ये सब भी वहां पर होता है, इसके माध्यम से भी चीजें पहुंचती है। इसके अलावा बॉलीवुड के जो लोकप्रिय ग्रुप्स हैं, समूह हैं, और जो हमारे कला जगत के महत्वपूर्ण ग्रुप हैं, वो भी ICCR द्वारा विदेशों में भेजे जाते हैं। चीन में भी ऐसे कई ग्रुप आते हैं, तो वहां भी ये बातें होती हैं। एक और पक्ष है जो प्रचार प्रसार का, वो है योग की। इस समय जैसे अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो मेरे ख्याल से चीन के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों में उस दिन
जहाँ भारतीय सरकार के प्रतिनिधि हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जहाँ नहीं भी हैं वहाँ भी अलग अलग जगहों पर जाकर के योग के शिविर लगते हैं, योग के कार्यक्रम होते हैं। मुझे ध्यान है हजारों लोग एक साथ योग करते हैं उन कार्यक्रमों में। और कई बार एक ही, जैसे हम कॉन्फ्लिक्ट संघाई से मैं जुड़ा हुआ था, तो वहां पर हम लोग 6-7 दिन तक लगातार अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ करके योग के शिविर करते थे, योग संबंधी क्रियाएं होती थी उन पर। और कुछ लोग वहां पर भारतीय हैं लगभग मेरे ख्याल से, जिनकी संख्या 100 से अधिक ही होनी चाहिए, जो इसमें चीन में योग शिक्षा कर रहे हैं, और एक अच्छी आय का स्रोत भी ये बना हुआ है। तो उस माध्यम से भी हिंदी और संस्कृत भाषा वहां पर पहुंचती है। जी सर, ये कि चीन में जो हिंदी के पठन पाठन चल रहे हैं कई विश्वविद्यालयों में, आपने बताया कई चेयर भी वहाँ स्थापित थी और अलग अलग रूप से वो काम कर रही हैं, तो हिंदी में वहाँ जो आगे बढ़ रही है हिंदी लगातार, आप कह रहे हैं कि लगातार वहाँ विश्वविद्यालयों में बढ़ रही है, लोग सीख रहे हैं, तो किस उद्देश्य से सीख रहे हैं, क्या उसकी उपयोगिता है, और चीन जैसे देश में आप हिंदी का भविष्य किस रूप में देखते हैं? देखिए, वहाँ अब हिंदी एक विदेशी भाषा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सब वहाँ पढ़ेंगे सीखेंगे, उनको जरूरत भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ चीनी नहीं सीख रहे हैं सब लोग, लेकिन हिंदी को जो लोग सीखते हैं उनको रोजगार की संभावना है, पहली बात। दूसरी बात, रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ है, मल्टीनेशनल्स में बहुत जगहों पर। जैसे कई भारत में ही इस समय चीन के वे विद्यार्थी जिन्होंने चीन में हिंदी पढ़ी, वो इस समय यहाँ पर HR का काम कर रहे हैं या वहाँ विभागों में काम कर रहे हैं अलग अलग। और MNCs में भारत के अलावा जो पूर्वी एशिया के देश हैं, दक्षिण एशियाई देश हैं, वहाँ कई देशों में हिंदी जानने वाले लोगों का समूह है, उनकी जगह पर उनको भेजा जाता है। दूतावासों में उनको नौकरी मिलती है, जो चीन के दूतावास हैं, जैसे जो चीन का भारत में दूतावास है या जो कॉन्सुलेट है उनके अलग अलग जगहों पर, वहाँ भी हिंदी जानने वालों को रखा जाता है ताकि वो स्थानीय लोगों से बात कर सकें जिनको अंग्रेजी उस तरह से नहीं आती या चीनी नहीं आती। इसके अलावा चीन में हिंदी अध्यापन की एक नई श्रृंखला जुड़ गई है, उसमें बहुत सारा काम या अनुवाद के काम करने की रुचि रखने वाले लोग हिंदी सीखते हैं। एक बड़ा नया सेक्टर जो आया है पिछले 20-30 वर्षों में, जो इधर बढ़ा है, डबिंग का काम बहुत बड़ा, हिंदी फिल्मों का। जब मैं वहां था तो जो आमिर खान की फिल्म थी उसका व्यापार चीन में भारत से भी ज्यादा हुआ था। और ऐसी अनेक लोकप्रिय फिल्में जो अमिताभ बच्चन की थी, शाहरुख खान की थी, अक्षय कुमार की थी, या कि सलमान खान की, और भी जो मुझे याद नहीं आ रही है, अनेक महत्वपूर्ण फिल्में वहां प्रदर्शित हुई और वहां पर चीनी लोगों ने ही उसके डबिंग का काम किया उस पर, उनकी भाषा में, या अनुवाद के काम किए। और ऐसी एक बड़ा सेक्टर उनका खुल गया, जो चीनी फिल्में आप हिंदी में देखते हैं आजकल, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो चीनी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद करते हैं और डबिंग की में मदद करते हैं। तो वो जो चीनी पात्र है उसके उच्चारण की क्षमता, उस तरह की हिंदी, वो सब बातें उसमें हम सुन पाते हैं। इसलिए एक बड़ा मीडिया ने बाजार खोला हुआ है। और सोशल मीडिया आने के बाद इस रूप में भी हिंदी बढ़ गई वहां पर, क्योंकि जो भी लोग एक बार हिंदी सीख जाते हैं, कम और ज्यादा उपयोग हिंदी का करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति देते हैं उसमें। तो हिंदी में मूल तौर पर चीन में हिंदी लेखन का काम भी बढ़ा है इन वर्षों में। हिंदी में अनुवाद के अलावा कहानियां, कविताएं या छोटी मोटी रचनाएं लोग कर रहे हैं, जो मूलतः विदेशी लोग हैं या चीनी लोग हैं। तो इस तरह से चीन में हिंदी का भविष्य बदल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि उनको हमारे देश के पड़ोसी देश होने के नाते, बुद्ध से एक परंपरा से जुड़े होने के नाते हिंदी की हमेशा आवश्यकता है, और उसी रूप में भी वो हिंदी पढ़ते हैं। जी सर, पूर्व में आपने शिक्षण कार्य किया है चीन में, और हाल ही में भी आपने 2024 में एक यात्रा की है चीन की, और आपने वहाँ अपनी कविताओं के माध्यम से भी एक कार्यक्रम में शिरकत की है। तो अब वहाँ पहले के जाने में और अब जब अब दोबारा गए हो, तो क्या हिंदी की कुछ वहाँ भाषा के स्तर पर कुछ बढ़ोतरी हुई है? मैं गया था इस बार खुनमिंग, तो वो एक चीन की पश्चिमी सीमा का शहर है, वहां पर 2 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है उस जगह पर। जब मैं इस बार गया था तो वहां मुझे पहले से जो लोग शिक्षक जानते थे उनसे मुलाकात हुई, और एक तरह से ये देखा कि हिंदी शिक्षण कार्य उसी तरह से बढ़ रहा है जैसे पहले था, और आज भी लोग काम कर रहे हैं। बल्कि वे उनमें से एक बहुत वरिष्ठ शिक्षक मुझे मिले थे चीन के, वहां पर हिंदी में वो सीनियर प्रोफेसर हैं और डीन वगैरह थे वहां पर। उनका नाम है प्रोफेसर तंग पिंग। उन्होंने बहुत साल पहले सन 90 के आसपास चीन की प्रतिनिधि कहानियों का एक संग्रह भी संपादित किया था सन 90 के आसपास, और अभी वो इन दिनों एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं चीनी व्याकरण का हिंदी में अनुवाद। तो इस तरह से काम चल रहा है। लेकिन जिस संस्था के लिए मैं गया था इस बार, वो चीनी सरकार की स्थानीय संस्था थी। वे लोग भी ये चाहते हैं कि भारत चीन संबंधों में विकास हो। हमारे देश से भी लगातार इस पर काम हो रहा है। अभी कल परसों में ही हमारे विदेश सचिव वहां पर थे, और उन्होंने जो अनाउंसमेंट की उससे मुझे लगता भी है कि भविष्य में हमारी
आपसी संबंध की और आपसी यात्राओं की बढ़ेगी संख्या, तो बाकी चीजें भी बहाल होंगी। लेकिन मैं जिस कार्यक्रम में गया था वहां पर उन्होंने 5 देशों के प्रमुख कुछ लोगों को बुलाया जिनके अपनी भाषा में काम था, तो मुझसे भी उन्होंने कुछ रचनाएं सुनी और उसका चीनी में और अंग्रेजी में अनुवाद किया वहां पर। और मुझे अच्छा लगा कि वे भारतीय भाषाओं को और भारतीय लोगों को उसी प्रकार आदर दे रहे थे जैसे दुनिया में किसी अन्य को दिया जाना चाहिए और दिया गया। तो वहां पर मुझे हिंदी का भविष्य तो ठीक लगता है, क्योंकि व्यापारिक तौर पर और पड़ोसी देश के तौर पर सांस्कृतिक आवश्यकता के लिहाज से या राजनयिक और कूटनीतिक दिशा के लिहाज से चीन को हमेशा हिंदी की आवश्यकता है। और इसलिए वहां पर नागरिक अगर पढ़ेंगे तो उनको वो दक्ष लोग मिलेंगे जो हिंदी जानते होंगे, तो हिंदी का विकास तो वहाँ इस रूप में चलता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। चीन के संदर्भ में आपने विस्तार से वहाँ हिंदी की क्या स्थिति है इस बारे में हमें अवगत कराया। तो दोस्तों और साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।